स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर में दोबारा से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये 11th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो काइनेटिक थ्योरी चैप्टर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड किए हुए हैं काइनेटिक थ्योरी के चैप्टर से रिलेटेड, वीडियो 1 और वीडियो 2। आई होप आप सब बच्चों ने वो देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे वो एक बार ज़रूर देख लें ताकि ये जो चैप्टर है आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पिछले जो 2 वीडियो हैं उनमें जो बातें कही गई हैं, अगर वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं तो आज का जो टॉपिक हम करेंगे वो और भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती हैं। पिछली कड़ियाँ अगर आप समझ में आ गई तो अगली कड़ियों को आप जोड़ करके सही समझ पाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है? प्रेशर ऑफ गैस। दूसरा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी, और तीसरा है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये 3 टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। ध्यान से देखना, एंड तक ये वीडियो देखना ताकि इसके बाद जो वीडियो आए वो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रेशर ऑफ गैस, जिसको हम काइनेटिक गैस इक्वेशन भी कहते हैं। प्यारे बच्चों सॉरी, जब मैंने ये चैप्टर शुरू करवाया उस टाइम आपको बताया था कि जो गैस है उसके अंदर उसकी 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 मैक्रोस्कोपिक और 3 माइक्रोस्कोपिक। उनमें ये जो 3 प्रॉपर्टी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्योंकि ये 3 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो किसी गैस के बिहेवियर को बताती हैं, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है प्रेशर ऑफ गैस। आप एक तरीके से कह सकते हो कि जितने भी इस गैस के अंदर गुण हैं उनमें सबसे जो उपयोगी गुण है वो कौन सा है? प्रेशर है। क्योंकि प्रेशर के कारण ही एक गैस की पहचान है, प्रेशर के कारण ही एक गैस जो है वो हमारे लिए यूजफुल है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार एक स्टूडेंट जो है वो कब ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, उसकी कदर कब होती है? जब उसके पास एजुकेशन होती है। एजुकेशन है तो एक स्टूडेंट का स्टेटस है। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर किसी गैस के पास प्रेशर है तभी वो गैस जो है वो इतनी यूजफुल है, वो गैस जो है उसका इतना हेल्पफुल है। जैसे एक बैलून है, अगर आपको उस बैलून का साइज बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं? उस बैलून के अंदर एयर फिल करते हैं, उसके अंदर गैस भरते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि भी वो गैस जो है उस बैलून के साइज को बढ़ा देती है और वो बैलून हमें अच्छा लगता है। गाड़ियों के टायर है, उसकी ट्यूब हो या टायर के अंदर हम क्या फिल करते हैं? गैस फिल करते हैं। क्योंकि गैस के अंदर प्रेशर होता है और प्रेशर से उसके अंदर उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और हमारे पास जो भी टायर है वो उसके अंदर गैस फिल होकर के और वो यूज आता है हमारे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई एक गैस के अंदर प्रेशर ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है और जिसके कारण इसकी इतनी कदर होती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि भाई एक गैस के पास प्रेशर आता कहां से है? हाउ द प्रेशर इज जनरेटेड इनसाइड ए गैस। भाई गैस के पास ऐसा क्या होता है कि भाई वो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, गैस के पास प्रेशर होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा हो काइनेटिक थ्योरी 2, तो आपको ये बात शायद समझ में आ गई होगी कि भाई एक गैस के पास प्रेशर आता कहां से है। किसी ने देखा है? अगर देखा है तो बताओ। जिन बच्चों ने देखा है शायद उनको इस क्वेश्चन का आंसर मिल भी गया होगा कि भाई एक गैस के पास प्रेशर कहां से आता है। और जिन्होंने नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप देख लेना, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं अभी बता देता हूं कि काइनेटिक थ्योरी के जो अजम्पशंस मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने दिए थे, उनमें अगर आप 4th अजम्पशन देखो तो वो अजम्पशन ये कहता है कि द प्रेशर ऑफ ए गैस is due to collision of gas molecules with wall of container। अगर आपने
काइनेटिक थ्योरी का ये अजम्पशन पढ़ा हो, फोर्थ अजम्पशन, वो क्या कहता है कि एक गैस के अंदर जो प्रेशर होता है वो किसके कारण होता है? कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर। यानी इसमें हमें मैक्सवेल ने क्या बताया कि अगर आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपने गैस फिल कर दी, तो इसके अंदर जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? उस कंटेनर की दीवार के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि कोलिजन के अंदर फोर्स एक्सर्ट होती है और उस फोर्स के कारण ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो वही प्रेशर किसका है? गैस का प्रेशर है। तो इसका मतलब कि ये बात सही है कि भाई कोई भी गैस मॉलिक्यूल को किसी कंटेनर के अंदर फिल करते हो तो उसके गैस मॉलिक्यूल उसके कंटेनर की दीवार के साथ कोलाइड करते हैं और कोलिजन के कारण जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है वही उसके प्रेशर का कारण है। क्लियर? तो अब आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि भाई एक गैस के पास प्रेशर कहां से आता है? जब उसके गैस मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर हमने उस गैस को फिल कर रखा है, उसकी वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसके साथ कोलाइड करेंगे, क्योंकि कोलिजन होगा तो फोर्स एक्सर्ट होगी और वही फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उसके प्रेशर का कारण बनता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये बात आप लोगों को वहां से समझ में आ गई होगी assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी में कि भाई द प्रेशर ऑफ ए गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर। क्लियर? अब वहीं से एक बात और आपको रिमाइंड करनी है, क्या? कि भाई जब ये गैस मॉलिक्यूल इस कंटेनर की दीवार के साथ कोलाइड करते हैं तो इनका कोलिजन कैसा होता है? इलास्टिक। ये हमने पहले चैप्टर में कर रखा है, अगर नहीं है तो आप एक बार वो चैप्टर जरूर देख लें जिसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई कोलिजन के दो नेचर होते हैं, एक इलास्टिक है, एक इनइलास्टिक। इलास्टिक में क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी किसी के साथ इलास्टिक कोलिजन करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आता, यानी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। ठीक है? यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। और इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। जैसे मान लो आपने एक प्लास्टिक की बॉल इस दीवार के मारी फेंक के, तो प्लास्टिक की बॉल टकराएगी और रीबाउंड होकर के वापस आ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही नहीं, तो कौन सा कोलिजन हो गया? इलास्टिक। आप एक मिट्टी का घोड़ा लो और उसको दीवार के मारो फेंक के, वो मिट्टी का घोड़ा उसके जाके चिपक जाएगा, यहाँ क्या होगा भाई? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो ये कौन सा कोलिजन होगा? इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। और यहाँ क्या याद रखना है कि जब आप किसी भी गैस को किसी कंटेनर के अंदर फिल करते हो तो उसके गैस मॉलिक्यूल्स जब उस कंटेनर की दीवार के साथ कोलाइड करेंगे तो कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक, जिसके कारण वो कोलाइड करेंगे वापस आएंगे, कोलाइड करेंगे वापस आएंगे। इस तरह से वो फोर्स एक्सर्ट करते रहते हैं और गैस के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वही प्रेशर जो है उस कंटेनर की वॉल्यूम को चेंज करने के काम आता है। तो समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन आप लोगों के जो दिमाग में था, मेरे ख्याल से वो चीज़ क्लियर हो गया कि भाई एक गैस के पास प्रेशर आता कहाँ से है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई एक गैस के पास प्रेशर आता कहाँ से है, तो आपको सीधा उसका उत्तर देना है कि किसी भी गैस को जब हम किसी कंटेनर के अंदर फिल करते हैं तो वो गैस मॉलिक्यूल्स जब उसकी वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो उस कोलिजन के कारण प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब ये कमरा है, क्या इस कमरे के अंदर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? हो रहा है भाई। महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कम है ना भाई। इस कमरे के अंदर मान लो अभी एयर है और ये एयर पार्टिकल जो है ये इस कमरे के सभी वॉल के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन हमें महसूस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये कम है। अब यही गैस अगर हम बैलून के अंदर भरें तो हमें महसूस हो जाती है, क्योंकि जब वो बैलून के अंदर जाती है तो बैलून की वॉल के ऊपर जब ये फोर्स एक्सर्ट करती है तो उसका साइज बढ़ने लग जाता है, तो हमें ये लगता है कि भाई हाँ यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो अब ये चीज आप लोगों को पता लग गया होगा कि एक गैस के पास प्रेशर कहाँ से आता है? ड्यू टू द कोलिजन। ठीक है? अब इस चैप्टर के इस पार्ट में हमें करना है प्रेशर ऑफ गैस, तो ये तो हमें पता ही लग गया
ये तो काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशन में ही पता लग गया था कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो यहाँ हम नया क्या करेंगे, यहाँ नया करेंगे हम एक फॉर्मूला डिराइव करके। अभी तक आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा था कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो अब आप कहोगे जी नया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हो आपका लेवल बढ़ जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला का लेवल भी बढ़ जाता है। तो यहाँ तक हमने प्रेशर का फॉर्मूला क्या कर रखा है, फोर्स बाय एरिया। आगे भी यूज करेंगे हम अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है, लेकिन अब हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही नया फार्मूला डिराइव करेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रेशर का जो नया फार्मूला है वो है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ये है प्रेशर का नया फार्मूला काइनेटिक थ्योरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम काइनेटिक थ्योरी की स्टडी कर रहे हैं तो उसी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर 1/3, ये तो एक नंबर हो गया। ये रो क्या है, डेंसिटी। जो गैस आप यूज कर रहे हो किसी बैलून के अंदर, किसी कमरे के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, उसकी डेंसिटी जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। VRMS क्या है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। VRMS जो है ये वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, और कौन सी वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, वहां आपको पता लगेगा कि एक गैस की जो है वेलोसिटी हम 2-3 तरीके से डिफाइन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, और एक होती है RMS स्पीड। तो वहां आपको ये वाला जो टॉपिक है और से क्लियर हो जाएगा। यहाँ इतना याद रखो कि हम लोग जो है कौन सी स्पीड ले रहे हैं, यहाँ पे RMS, ठीक है। इस आर्टिकल जब हम आगे पहुंचेंगे तो वहां आपको और सही तरीके बता दूंगा। यहाँ इतना याद रख लो कि भाई एक काइनेटिक थ्योरी के अंदर प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला होता है 1/3 रो VRMS स्क्वायर, ठीक है। और इसी फार्मूले को हम काइनेटिक गैस इक्वेशन भी कहते हैं। कई बार जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वहां पूछ लिया जाता है कि विच वन इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन इन द फॉलोइंग। नीचे 4 इक्वेशन दे देंगे और उसमें पूछेंगे भाई काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है। कई बार एक नंबर का सीधा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है कि राइट द काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो उस टाइम पर आपको ये प्रेशर का ये फार्मूला लिखना है। प्रेशर का ये जो फार्मूला है इसी को हम काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो बेटा इसी आर्टिकल में हमने ये फार्मूला पढ़ना है, समझ में आ गया। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रेशर ऑफ गैस, जिसको काइनेटिक गैस इक्वेशन। दूसरा हम बात करेंगे कि ये जो प्रेशर हमने निकाला है इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन क्या है, और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेम्परेचर, ठीक है। ये 3 टॉपिक करने। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया अभी तक कि भाई एक गैस के पास प्रेशर उसके गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन के कारण होता है वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, और दूसरा कि काइनेटिक थ्योरी के अंदर प्रेशर का फार्मूला ये होता है जिसको हम काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। अब मुझे पता है आप सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी ये फार्मूला आया कहां से। प्यारे बच्चों इस वीडियो में सबसे पहले हम यही फार्मूला डिराइव करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव द काइनेटिक गैस इक्वेशन, डिराइव द फार्मूला ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इन काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। तो यही फार्मूला हमने डिराइव करना है। तो प्यारे बच्चों वैसे तो देखो फोर्स कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सॉरी प्रेशर कैलकुलेट करने का फोर्स बाय एरिया। लेकिन अगर काइनेटिक थ्योरी की बात करोगे तो काइनेटिक थ्योरी में यही फार्मूला यूज होगा। अगर काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है वहां पे प्रेशर निकालना हो तो ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो जब आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और सही समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेन वो है प्रेशर ऑफ ए गैस, जिसको हम काइनेटिक गैस इक्वेशन ये भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रेशर ऑफ गैस। तो प्यारे बच्चों ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा प्रेशर ऑफ गैस क्या है। आज अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, वो फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक क्यूबिकल कंटेनर ले लिया।
क्यूबिकल कंटेनर। अब क्यूबिकल कंटेनर है तो इस कंटेनर की सभी साइड्स क्या होगी भाई, सेम होगी। तो ये हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसकी लेंथ है L, लेंथ कह दो या साइड कह दो, तो इसकी साइड क्या है L, यानी इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ क्या है L। ठीक है बेटा। अब क्या किया हमने, इसके अंदर एक गैस फिल कर दी है, कोई भी गैस ले ली हमने। अब वो गैस आपकी कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, बोरोन, कोई भी गैस ले लो, वो गैस हमने इसके अंदर फिल कर दी। और जब इसके अंदर गैस फिल करोगे तो जैसे ही गैस इस कंटेनर के अंदर जाएगी, गैस मॉलिक्यूल्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी का अजम्पशंस कहता है कि द गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूव्स, मतलब जैसे ही आप गैस को किसी कंटेनर में भरोगे वो रैंडमली मूव करेंगे, वो अपनी इस आदत को नहीं छोड़ते रैंडमली मूव करने की। तो वही काम यहाँ करेंगे, जैसे ही इस कंटेनर के अंदर गैस जाएगी इसके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे और इसकी जो दीवारें हैं, इस कंटेनर के जो फेसेस हैं, उन फेसेस के साथ कोलाइड करेंगे। और कोलाइड करेंगे तो क्या होगा भाई, कोलाइड करेंगे तो कैसा नेचर होगा उनका, इलास्टिक। कोलाइड करेंगे वापस आएंगे, कोलाइड करेंगे वापस आएंगे। तो इस तरह से ये काम चलता रहेगा और ये उसके फेसेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते रहेंगे और उस फोर्स के कारण इसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट होगा। अब वही प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है। अब सारे गैस मॉलिक्यूल को तो हम ले नहीं सकते, है ना बेटा। भाई आपने नहीं सोचा भाई एक साथ पूरी गैस की ही हम प्रेशर कैलकुलेट कर ले, ऐसा हम नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा ना। अब जैसे मान लो घर में सब्जी बनाई है या घर में चावल बनाए, तो जब चावल बनते हैं या सब्जी बनती है तो आपकी मम्मी जब चेक करती है ना, तो क्या करती है, पूरी सब्जी को खा के तो चेक करती नहीं कि भाई सब्जी पकी है या नहीं। वो क्या करती है, चम्मच से एक थोड़े से पीसेस निकाल के चेक कर लेती है। अगर वो पीस पक गए तो मतलब पूरी सब्जी पक गई, पूरे चावल पक गए। तो ऐसा ही काम हम यहाँ करेंगे। हमने इस कंटेनर के अंदर पूरी गैस तो फिल कर दी, लेकिन हम ये नहीं पता करेंगे कि पूरी गैस एक साथ कितना प्रेशर लगा रही है। हम कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ लेंगे, पहले हम उस मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और फिर पूरे गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इस कंटेनर के अंदर जो गैस भरी थी उस गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है। क्लियर। तो भाई मान लो हमने इसके अंदर जो गैस भरी थी उसके अंदर कोई एक हमने मॉलिक्यूल ले लिया जिसका मास है स्मॉल m, और ये मॉलिक्यूल जो है ये v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब v1 वेलोसिटी जो है उसके 3 कंपोनेंट होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल ना तो अलोंग द x एक्सिस चलता है, ना अकेला अलोंग द y एक्सिस चलता है, ना अकेला z। गैस मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ चलता है, ना तो वो स्ट्रेट लाइन चलता है, ना ही वो प्लेन में होता है। गैस मॉलिक्यूल होता है स्पेस में, है ना। तो स्पेस में है तो उसके जो वेलोसिटी है उसके 3 कंपोनेंट होंगे। अलोंग द एक्स एक्सिस भी हो सकता है, अलोंग द वाई भी हो सकता है, अलोंग द जेड एक्सिस भी हो सकता है ना। पहले तो हमने पूरी गैस ली, गैस में से एक अकेला मॉलिक्यूल पकड़ा। अब अकेले मॉलिक्यूल में हमने उसके कंपोनेंट पकड़ने कि भाई मान लो ये हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल है इसके 3 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट इस तरफ जा रहा है v1x, एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है v1y, एक कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है v1z। यानी जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है एक, उसकी जो वेलोसिटी है v1, उसके 3 कंपोनेंट हमने ले लिए v1x, v1y, v1z। v1x अलोंग द x एक्सिस जा रहा है, v1y अलोंग द y एक्सिस जा रहा है, v1z अलोंग द z एक्सिस। तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हम इसके ऊपर वेक्टर वाला फार्मूला यूज करें तो पहले वाले पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट v1x का स्क्वायर प्लस v1y का स्क्वायर प्लस v1z का स्क्वायर। यानी हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल हमने लिया है जिसकी वेलोसिटी v1 है, जो तीनों एक्सिस के अलोंग v1x, v1y और v1z से चल रही है, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी, वो वेक्टर फार्मूले के अनुसार कितनी होगी, v1x
स्क्वायर प्लस v1y स्क्वायर प्लस v1z स्क्वायर का अंडर रूट। इस चीज को याद रखना, आगे ये वाली चीज यूज होगी। ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। देखो, जैसे ही हमने ये गैस इस कंटेनर के अंदर फिल की, इसके मॉलिक्यूल ने क्या किया भाई, इस कंटेनर की दीवारों के ऊपर कोलाइड करना शुरू कर दिया, टकराना शुरू कर दिया। तो मान लो ये गैस मॉलिक्यूल इस फेस से चला और इस फेस के साथ टकराया अलोंग द एक्स एक्सिस। तो टकरा करके क्या करेगा, ये रिबाउंड करेगा, वापस आएगा, फिर ये टकराएगा, फिर रिबाउंड करेगा, फिर टकराएगा, फिर रिबाउंड करेगा, क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो हो ही नहीं रहा। क्योंकि जो हमारी काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशंस है वो ये कहते हैं कि ये वाला जो कोलिजन है गैस मॉलिक्यूल का, ये कैसा कोलिजन है, इलास्टिक इन नेचर। तो इसलिए जो पार्टिकल है ये तो है नहीं कि जाके टकरा करके उस फेस के साथ चिपक जाएंगे, वापिस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे। इसका मतलब ये बार बार उसके साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे और रिबाउंड हो जाएंगे। हमें ये पता करना है कि इसकी फोर्स क्या है, भाई ये कितनी फोर्स उस फेस के ऊपर लगा रहे, तभी तो प्रेशर का पता लगेगा। क्योंकि देखो हमारा जो मेन टारगेट है ना वो ये है कि भाई ये गैस मॉलिक्यूल इस कंटेनर की दीवार पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और प्रेशर एक्सर्ट करना है, पता करना है तो फोर्स चाहिए, और फोर्स चाहिए तो लीनियर मोमेंटम। समझ में आ रहा है कुछ? देखो हम लोग जब भी कोई आर्टिकल करते हैं ना तो हम सबसे पहले लास्ट में पहुंचते हैं कि हमें करना क्या है, हमें चाहिए प्रेशर। फिर हम ये सोचते हैं कि प्रेशर निकालने के लिए हमने पहले क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, प्रेशर निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है फोर्स बाय एरिया। तो इसका मतलब तो फोर्स भी चाहिए। अब फोर्स चाहिए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दो फार्मूले होते हैं, या तो मास इनटू एक्सेलरेशन या फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो पता कर नहीं सकते हम लोग, हम एक चीज पता कर सकते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्योंकि ये जो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v1 है, मास m है, ये जब इसके साथ टकराएगा तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, mv1। ये टकरा करके वापस आएगा तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, mv1। बता सकते हो नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो कई बच्चों के दिमाग में आ रही है, सर गया तो इसका लीनियर मोमेंटम mv1 था, आया तो लीनियर मोमेंटम mv1 है, तो नेट चेंज तो जीरो होगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना। तो आप यहाँ एक चीज देखो, ये बात तो आप लोगों के दिमाग में आ गई कि आप लोगों ने सुन ली कि भी गया तो लीनियर मोमेंटम mv1 था, v1x, आया तो लीनियर मोमेंटम mv1x था। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा जी गया तब तो mv1x उस डायरेक्शन में था, आया तो mv1x इस डायरेक्शन में था, डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसलिए जो गया उस टाइम इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, mv1x, आया तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, माइनस mv1x। तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा ना। तो अभी देखते हैं कितना लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, देखो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, mv1x, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। भैया जब ये टकरा जाएगा तो टकराने के बाद जब वापिस आएगा तो क्या होगा, माइनस mv1x। गया तो mv1x, आया तो माइनस mv1x। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा, mv1x में से माइनस mv1x हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आती है प्लस, तो 2mv1x। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ये हो गया। ठीक है, ऊपर लिख दूंगा मैं अभी, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो आपको। ठीक है,
तो गया तो मोमेंटम क्या था एक्स एक्सिस के अलोंग mv1x, और जब वो कोलाइड करके वापस आया तो मोमेंटम क्या हो गया -mv1x। तो नेट मोमेंटम क्या होगा तो इनको जब सब्ट्रैक्ट किया तो 2mv1x। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब जब ये पार्टिकल x फेसिस के ऊपर टकराया तो इसका नेट चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया 2mv1x। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम इन चीजों को यहां लिख लेते हैं, इसको बार बार थोड़ा देखो रफ करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो आप लोग इसको साथ साथ में नोट करो। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमें क्या पता लग गया, अभी तक हमें पता लग गया कि हमारे पास जो ये पार्टिकल है इसकी नेट वेलोसिटी क्या है अंडर रूट कितनी v1x का स्क्वायर प्लस v1y का स्क्वायर प्लस v1z का स्क्वायर। ठीक है, पता कर लिया था ये हमने। फिर दोबारा और क्या पता किया हमने पता किया कि इसका जो नेट चेंज इन मोमेंटम है किसका, केवल पहले पार्टिकल का, और कब, जब वो इस फेस के साथ टकराता है, ये वाला फेस, ये फेस के साथ टकराता है तो इसका नेट चेंज इन मोमेंटम कितना है 2mv1x। ठीक है, देखो बारी बारी से एक एक चीज जब आप समझते जाओगे ना तो ये आर्टिकल लास्ट में, अभी आपको ये लग रहा होगा कि बहुत लेंथी आर्टिकल बढ़ा दिया सर ने, तो बनाया नहीं है, इसको एक एक करके हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो भी देखो जो पार्टिकल हमने एक लिया था इस कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर की नेट वेलोसिटी तो ये निकाल ली हमने, चेंज इन मोमेंटम ये निकाल लिया। अब एक चीज और चाहिए हमें, क्या, टाइम, कि भाई इसको कितना टाइम लगा। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये वाला जो कंटेनर है इसकी लंबाई कह दो, चाहे चौड़ाई कह दो, चाहे ऊंचाई कह दो, l है। तो पार्टिकल जब एक फेस से दूसरे फेस के ऊपर जाएगा तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा l, और वापस आएगा तो 2l, क्योंकि हमने मोमेंटम तो वही निकाला ना, जा करके वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या लेंगे, गया l आया l, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी 2l। और किस वेलोसिटी के साथ गया था v1x, आया किसके साथ v1x। तो इसका मतलब है जब पार्टिकल एक फेस से दूसरे फेस पे गया तो डिस्टेंस कितनी कवर की 2l, और टाइम वेलोसिटी क्या थी v1x। तो कितना टाइम लगेगा इसको, टाइम टेकन कितना लगा इसको, टाइम टेकन 2l/v1x। ठीक है बेटा, तो हमें पता लग चुका है कि ये पार्टिकल जब एक फेस से दूसरे फेस के ऊपर टकरा करके वापस आएगा तो इसका मोमेंटम कितना चेंज होगा 2mv1x, और कितने टाइम लगेगा इसको 2l/v1x। अब हमें ये पता करना है कि ये पहले वाला पार्टिकल जब फेस x के ऊपर टकराएगा तो कितनी फोर्स लगाएगा, क्योंकि बेटा मैंने पहले बताया आपको कि जब कभी भी कोई आर्टिकल आप करो तो सबसे पहले आप लास्ट में पहुंच जाओ कि हमें करना क्या है। क्या करना है हमें इस गैस की प्रेशर कैलकुलेट करनी है, और प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स बाय एरिया है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, फोर्स की, और फोर्स की चाहिए तो मोमेंटम की। मोमेंटम निकाल लिया, तो मोमेंटम निकाल लिया तो अब क्यों देर कर रहे हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार चले तो पहले वाले पार्टिकल ने एक्स फेस के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है, तो क्या होता है सेकंड लॉ क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंट, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि लीनियर मोमेंटम के चेंज होने की दर ही फोर्स होती है। तो लीनियर मोमेंटम कितना चेंज हुआ, डेल्टा p बाय डेल्टा t। तो डेल्टा p क्या है 2mv1x अपॉन, ये तो हो गया मोमेंटम, और टाइम कितना है 2l, और ऊपर चला जाएगा v1x, 2l/v1x से ऊपर ले गए हम,
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फोर्स कितनी आ गई, फोर्स आ गई m v1x का स्क्वायर बाय l। तो इसका मतलब ये जो एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, ये जो हमारा x वाला x डायरेक्शन की जो फेस है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, m v1x स्क्वायर बाय l। समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो अब ये बताओ भाई, अगर पहला पार्टिकल इतनी फोर्स लगा रहा है तो इस गैस का जो दूसरा पार्टिकल है वो कितनी फोर्स लगाएगा, तो दूसरा पार्टिकल लगाएगा F2x इक्वल टू m v1 नहीं v2x का स्क्वायर बाय l। तो तीसरा कितनी लगाएगा, F3x इक्वल टू m v3x बाय l, है ना। तो ऐसे ही चौथा, और फिर चलते जाए तो n पार्टिकल, है ना। तो Fn कितनी लगाएगा, m vnx बाय l, ठीक है। समझ में आ रही बात, दिखाई दे रहा है कि भाई देखो पहले वाले पार्टिकल ने x फेस के ऊपर फोर्स लगाई है, दूसरे वाले ने x फेस के ऊपर फोर्स लगाई है, तीसरे वाले ने, ये तो ऐसे ही n वाला कितनी लगाएगा, ये फोर्स। तो इसका मतलब अगर इस गैस के पास, जो गैस हमने इस कंटेनर के अंदर भरी है उसके पास अगर n पार्टिकल्स हैं तो ये सारे पार्टिकल x फेस के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे, जो फोर्स हमने कैलकुलेट की है F1x, F2x, F3x, उनको जोड़ देते हैं, ठीक है। बता दो इसको, तो भाई x फेस के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो क्या होगी, F1x प्लस F2x प्लस F3x से लेकर के हम कहां तक चल पड़ेंगे, Fnx, ठीक है। बेटा इसको रटो मत, अपने दिमाग में बैठाओ कि भाई हमने पहले ये पता किया कि ये गैस मॉलिक्यूल की नेट वेलोसिटी क्या है, फिर हमने पता किया कि भाई एक पार्टिकल का नेट मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। जब हमने पता लगा लिया कि भाई एक पार्टिकल जब एक फेस से जा करके टकरा के वापस आएगा तो उसका मोमेंटम इतना चेंज होगा, इतना उसको टाइम लगेगा, तो हमने पता कर दिया कि पहले वाला पार्टिकल जब x फेस, अभी सिर्फ x फेस की बात चल रही है, x फेस के साथ टकराएगा तो फोर्स लगेगी F1x, तो दूसरा टकराएगा तो भी F2x, तीसरा टकराएगा तो, चौथा टकराएगा तो इस तरह से मान लो अगर इस गैस के पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल जब उस गैस मॉलिक्यूल सारे x फेस के ऊपर जाके टकराएंगे तो उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या लगेगी, इन सभी फोर्सेस के सम के बराबर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बताओ भाई ये कितनी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो हमने ये अलग अलग कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू क्या थी, m बाय l v1x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी, m बाय l v1y का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी, m बाय l v1, सॉरी अभी x की बात कर रहे हैं केवल हम, 1 की जगह हम 2 पार्ट, दूसरा 1 2x 3x, ये ध्यान रखना बेटा, अभी हम केवल x फेस की बात कर रहे हैं लेकिन पार्टिकल सारे ले रहे हैं, तो ऐसे चलते रहे, तो m बाय l v n x। तो बताओ भाई ये टोटल फोर्स कितनी लगी, तो ये x फेस के ऊपर टोटल फोर्स से अगर हम इसमें से m बाय l तो कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, v1x का स्क्वायर v2x का स्क्वायर v3x का स्क्वायर
एंड सो ऑन Vn x का स्क्वायर। तो इसका मतलब जितने भी गैस पार्टिकल इस मॉलिक्यूल के पास हैं, ये सभी पार्टिकल जो हमारा एक्स फेस है, एक्स एक्सिस की तरफ जो फेस है, जो हमने ये ले रखा है, ये डैश डैश करके, ये डैश डैश वाला लिया ना, इसके ऊपर टोटल फोर्स ये लगाएंगे। अब फोर्स का पता लग गया कि भाई ये एफ एक्स जो इतनी फोर्स लगेगी। जब फोर्स का पता लग गया तो प्रेशर भी पता कर सकते हैं, है ना, क्योंकि फोर्स अगर हमारे पास आ गई तो प्रेशर कोई बड़ी चीज नहीं है। हमने पहले पढ़ रखा है छोटी क्लास में कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। और यही बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कोई भी आर्टिकल करो तो सबसे पहले लास्ट में पहुंच जाओ, उससे फिर वापिस आओ। भाई पहले हमने प्रेशर निकालना है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स की जरूरत पड़ेगी, फोर्स निकाल लो। फोर्स निकालने के लिए चाहिए हमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम चाहिए, फिर हमने मोमेंटम निकाला। इसीलिए तो ये जब आर्टिकल मैंने शुरू किया तो सबसे पहले मोमेंटम निकाला, फिर फोर्स निकाली, और अब क्या निकालेंगे, प्रेशर। ठीक है, तो बताओ भाई, अगर ये वाली फोर्स इस एक्स फेस के ऊपर गिर रही है तो इसके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा, Px। देखो Px का मतलब आप ये मत समझना कि मैंने प्रेशर की डायरेक्शन दिखा दी ना। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैं ये इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रेशर हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स फेस के लिए। तो एक्स फेस के लिए प्रेशर क्या होगा, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है डिवाइड बाय उसका एरिया। कितनी फोर्स लग रही है उसके ऊपर, ये m बाय l यानी MAL और V1 x का स्क्वायर प्लस V2 x का स्क्वायर एंड सो ऑन Vn x का स्क्वायर। तो ये वाली फोर्स प्रेशर किसके लिए आ गई, एक्स पार्टिकल, एक्स फेस के लिए। मतलब सारे पार्टिकल जो इस गैस के हैं वो इस एक्स फेस के ऊपर कितनी प्रेशर लगाएंगे, ये वाले प्रेशर। ठीक है, अब गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर तो प्रोबेबिलिटी होती है, वो तो एक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, वाई वाले पे भी लगा सकते हैं, जेड। तो ये वाली प्रेशर हमने किसके लिए लगाई है, जब ये पार्टिकल एक्स फेस के साथ टकराएंगे तो ये वाई के साथ भी तो टकराएंगे, जेड के साथ भी तो टकराएंगे। मतलब इसके पास टोटल 6 फेस है, 6 के 6 पे टकराएंगे, तो हमें सबकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम पहले 3 की कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई एक्स के ऊपर कितना ही प्रेशर लगेगा, वाई पे कितना, जेड पे कितना। तो एक्स पे तो निकाल दिया इतना प्रेशर लगेगा, तो बताओ भाई वाई पे कितना लगेगा। तो वाई पे लगेगा सेम यही m/an, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी क्योंकि देखो ये वाली वेलोसिटी हमने जब वहां कैलकुलेट की तो ये 1 की तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में थी, y। अब हमारी डायरेक्शन होगी ना x की तरफ, ये y होगी। ये दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी y की तरफ, और ऐसे चलते चलते n पार्टिकल की y की तरफ। ये जो मैं चेंज कर रहा हूं इनको ध्यान से देखना क्या चेंज हो रहा है। अब हम निकालेंगे z के लिए, z के लिए m/an। अब की बार वेलोसिटी जो है कंपोनेंट v1 कंपोनेंट है लेकिन z की तरफ, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है लेकिन z की तरफ, और ऐसे ही n पार्टिकल की वेलोसिटी है z की तरफ। लो भाई कुछ काम तो कर लिया हमने। क्या कर लिया कि जो हमारे पास गैस थी उसके जो पार्टिकल्स थे, सॉरी उसके जो मॉलिक्यूल्स थे, वो मॉलिक्यूल सभी मिलकर के एक्स फेस के ऊपर प्रेशर कितना लगाएंगे, ये पता कर लिया। वाई के ऊपर कितना प्रेशर लगाएंगे, ये। जेड के ऊपर कितना प्रेशर लगाएंगे, ये। मतलब हमने प्रेशर तो कैलकुलेट कर लिया। अब ये प्रेशर जो है ना, ये अलग अलग फेसेस के लिए है। हमें तो एवरेज प्रेशर चाहिए। हम ये थोड़ी पता करते कि भाई ये गैस आई, इस गैस ने इस कमरे की इस दीवार पे इतना प्रेशर लगाया। भाई ये कह दिया ना, मान लो मैंने कह दिया कि द प्रेशर ऑफ गैस इन दिस रूम इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस गैस का एवरेज प्रेशर होता है कि भाई उसने सभी दीवारों के ऊपर एवरेज क्या लगाया। और एवरेज कैसे निकाली जाती है, जितनी भी दीवारों के ऊपर प्रेशर लगे उनको जोड़ो, उतने से डिवाइड कर दो।
अब यहां पर हमारे पास जो ये बॉक्स है इसके पास 6 फेस है, तो एक तो रूल ये है कि भाई आप 6 के 6 का अलग अलग निकालो, 6 को जोड़ो, ऐड कर दो। लेकिन हमने 3 का निकाला है क्योंकि 3 है, उनके अपोजिट बिल्कुल वही होंगे, सेम। तो एवरेज निकालने के लिए चाहे 3 ले लो चाहे 6 ले लो, फर्क ये है कि भाई 6 ले लोगे तो ज़्यादा उसके अंदर क्या एक्यूरेसी आ जाएगी, लेकिन वो फिर थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। तो हम इतना हमारे लिए सफिशिएंट है कि हमने ये पता कर लिया कि भाई ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, सभी गैस मॉलिक्यूल इसके ऊपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं, इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं ये वाई के ऊपर, ये जेड पे ये, तो तीनों में प्रेशर आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, इन सभी प्रेशर का एवरेज निकालना है, और वही हमारा क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए गैस। तो रफ कर देता हूं बेटा, देख लिया होगा सभी ने, उतार लो। अगर एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने 3 प्रेशर कैलकुलेट कर लिए गैस मॉलिक्यूल्स के, Px, Py और Pz। तो हमारा एवरेज प्रेशर क्या होगा, Pav एवरेज लिख दो, चाहे एवरेज प्रेशर क्या होगा, जो हमारा x की तरफ प्रेशर था, जो y फेस के ऊपर प्रेशर था, और जो z फेस पे था उसको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रेशर। तो हम क्या करते हैं कि वैल्यू रख लेते हैं, तो P एवरेज को P लिख लो, बात वही है। बताओ Px की वैल्यू क्या है, m/al, और कितनी दिए, v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर, और चलते रहे तो vnx का स्क्वायर प्लस में m/al, यहां पर भी v1y का स्क्वायर, v1 v2 y का स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते vny का स्क्वायर प्लस pz की वैल्यू क्या थी, m/l v1z का स्क्वायर, v2z का स्क्वायर, एंड सो ऑन vnz का स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे इसको 3 से, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि m/al तो सबके अंदर कॉमन है, और जितने भी हमारे पास x, y, z उनको इकट्ठा कर लेते हैं। एक ही स्टेप में हमने दोनों काम करने हैं। पहले तो m/l कॉमन लेना है, ले लिया। उसके बाद देखो एक 2 ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ये और ये तीनों इकट्ठे कर लेते हैं, ये इकट्ठे, ताकि आगे आपको समझ में आएगा क्यों इकट्ठा किया हमने। v1x स्क्वायर, v1y स्क्वायर, v1z स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर, v2y स्क्वायर, v3z स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर, v3y स्क्वायर, v3z स्क्वायर और डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब बात यहां है, देखो जो बात मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, क्या कहा था, अगर एक पहले वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v1 है, और वो वेलोसिटी, अगर वो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट है x, y और z, तो वो कंपोनेंट तीनों का जो रिजल्टेंट है v1 कैसे आएगा, v1 इक्वल टू अंडर रूट v1 x स्क्वायर प्लस v1 y स्क्वायर प्लस v1 z स्क्वायर, है ना। शुरुआत में बताई थी ना मैंने, यहां अगर आपको याद हो तो मैंने यहीं पे लिखा था कि v1 इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट v1 x का स्क्वायर, v1 y का स्क्वायर और v1 z का स्क्वायर, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, v1 स्क्वायर इक्वल टू v1 x का स्क्वायर
v1 y का स्क्वायर और v1 z का स्क्वायर। तो ये तो v1 पार्टिकल के लिए होगी। ऐसे v2 के लिए क्या होगी, v2 पार्टिकल के लिए क्या होगी, v2 x का स्क्वायर, v2 y का स्क्वायर और v2 z का स्क्वायर। 3 के लिए सेम। तो वो चीज यहां आ गई ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर v1 x स्क्वायर प्लस v1 y स्क्वायर प्लस v1 z स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर, इसके लिए v2 स्क्वायर, इसके लिए v3 स्क्वायर। समझ में आया बेटा? भाई हमारी ये जो इक्वेशन आई है प्रेशर की, इसके अंदर ये जो है, अब समझ में आया मैंने इनको इकट्ठा क्यों किया? मैंने इसीलिए किया ताकि आगे चल के हम ये वाला फार्मूला जो है इस इतने बड़े के लिए केवल एक ही वर्ड यूज करें v1, इसकी जगह v2 और v3। तो ये चीज अगर हम यूज करते हैं तो मतलब करो बेटा, अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, m/am, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, है ना? समझ में आ गई बात? ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखो हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर थोड़ा चेंज करेंगे। देखो ये क्या है, मास ऑफ ए पार्टिकल। ये केवल अभी तक एक ही मॉलिक्यूल का मास चल रहा है जो शुरुआत में लिया था, एक का, है ना, एक, सिर्फ अभी तक हम एक ही मॉलिक्यूल, अभी तक ये जो प्रेशर निकला है ये केवल एक ही मॉलिक्यूल के लिए निकला है, याद रखना, क्योंकि हमने और मॉलिक्यूल तो अभी जोड़े ही नहीं है, यही मॉलिक्यूल लिया है। तो इसका प्रेशर क्या हो गया, m/al, al इसकी वॉल्यूम, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v, इसको इस तरह से मैंने बार बार जो स्टाइलिश में इसीलिए लिख रहा था ताकि आपको इस v और इस v में फर्क पता लग जाए। ये v वॉल्यूम के लिए है और ये v वेलोसिटी के लिए है, क्लियर? तो ये वेलोसिटी के लिए, तो v3 का स्क्वायर। अब आपने करना क्या, इसको n यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो इसके पास n है, मैंने बताया था बीच में, हमने लिया भी था कि ये हमारे पास जो गैस है इसके पास टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है n, तो n से डिवाइड कर दो, n से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फर्क पड़ जाएगा, क्या, m क्या है, एक गैस मॉलिक्यूल का मास, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है ये हमारा कैपिटल M आ जाएगा जो कि पूरी गैस का मास है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। और ये क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर बाय n, ये है हमारी vrms स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन तो समझ में आ गई, लेकिन ये नहीं समझ में आ गई vrms क्या ले लिया सर आपने, अभी बताता हूं। देखो बेटा, मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले हम 3 ले लेते हैं, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है, तीसरे की वेलोसिटी v3 है ना? 2-3 तरह की स्पीड होती है, एक एवरेज स्पीड होती है और एक आरएमएस स्पीड होती है। अगर आपको इसकी मीन स्पीड निकालनी हो, बिल्कुल आसान है। कैसे निकालोगे मीन स्पीड? मीन निकालनी है तो आप तीनों को ऐड करोगे, 3 से भाग कर दोगे, है ना? अगर यही n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते तो आप इन n नंबर ऑफ की वेलोसिटी निकालते और n से भाग कर देते, है ना? ऐसे ही करते हैं ना मीन स्पीड निकालने के लिए। तो ये आरएमएस स्पीड क्या है? देखो बेटा कि आरएमएस, अगर आरएमएस को आप फुल फॉर्म देखोगे तो आरएमएस की फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है? आरएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जो बात इसमें मैं बोल रहा हूं उसका उल्टा कर लो तो वो चीज कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की ये वेलोसिटी स्पीड है v1 v2 और v3। अगर आपको इसकी आरएमएस निकालनी है तो पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट करो, समझ आया?
अगर आपको आरएमएस स्पीड निकालनी है तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सबकी स्पीड क्या है, किसी की v1 है, किसी की v2 है, किसी की v3 है और ऐसे ऐसे किसी की vn है। आपको आरएमएस निकालनी है तो आरएमएस जो बोला जाता है उसे उल्टा करो। आरएमएस स्पीड यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी स्पीड का पहले स्क्वायर करो फिर मीन करो फिर रूट निकालो। तो स्क्वायर करो तो v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर और vn का स्क्वायर, फिर मीन निकालो। मीन कैसे निकलेगा, सभी को आप ऐड करके n से डिवाइड करो फिर रूट निकालो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, Vrms। तो Vrms निकालनी हो तो पहले सभी मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर फिर मीन और फिर रूट। वो काम कर दिया, पहले हमने सभी का स्क्वायर किया फिर मीन किया फिर रूट। तो ऐसे ही हमारे पास जो ये गैस है जो हमने इस कंटेनर के अंदर भर रखी है, अगर उनके पार्टिकल की, उनके मॉलिक्यूल की स्पीड v1 v2 v3 v4 v से लेके n तक है तो उसकी आरएमएस स्पीड क्या होगी, ये तो ये है। तो इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे Vrms का स्क्वायर तो किसके बराबर आएगा, रूट तो कैंसिल हो जाएगा, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर से लेके vn का स्क्वायर और ये। तो वही काम हमने किया। ये हमारे पास पार्टिकल थे ना बहुत सारे ऐसे, कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या कर दिया ये, तो हमारे पास ये भी, तो इसलिए हमारे पास ये आ गई P = m/v Vrms स्क्वायर। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात। तो P = m/v Vrms स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब इसके अंदर मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा एक चीज और बेटा, पीछे से हम लेके आना भूल गए, 3 ये 3 पीछे से ही चलता आ रहा है ना, 3 तो ये 3। तो m/v क्या होती है, डेंसिटी। तो P = क्या हो गया 1/3 रो Vrms स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, वो क्या आ गया P = 1/3 रो Vrms का स्क्वायर। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि भाई कोई भी गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक थ्योरी के अंदर अगर प्रेशर जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका फार्मूला क्या होगा। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भाई प्रेशर जो है एक गैस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और उस प्रेशर को अगर आप काइनेटिक थ्योरी में कैलकुलेट करोगे तो फार्मूला आएगा 1/3 रो Vrms का स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये तो था हमारा प्रेशर। क्लियर।